गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम एक बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, सिंपल भाषा में ये जो किसान बिल है इसको समझाने की का कोशिश करेंगे। और ये जो हमारा ये वीडियो है ये स्पेशल डेडिकेटेड रहेगा हमारे जो गांव के लोग हैं उनको, उनके लिए, क्योंकि बड़ा बड़ा वर्ड पढ़ना थोड़ा टिपिकल रहता है, इसलिए सिंपल लैंग्वेज में और उनके समझने के लिए मैं इन किसान बिल जो है 3 किसान जो बिल आए हैं उनको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब जो पहला किसान बिल है वो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या होता है कि अनुबंध पर खेती का मतलब ये है कि किसान अपनी जमीन पर खेती तो करता है लेकिन अपने अपने लिए नहीं बल्कि किसी और के लिए। कॉन्ट्रैक्ट खेती में किसान को पैसा नहीं खर्चा करना पड़ता। इसमें कोई कंपनी या फिर कोई आदमी किसान के साथ अनुबंध करता है कि किसान द्वारा उगाई गई फसल विशेष को कॉन्ट्रैक्टर एक तय दाम में खरीदेगा। अब ये देखिए जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, जैसे कि अगर गांव में हम अपना खेत किसी दूसरे को देते हैं तो जो दूसरा आदमी रहता है जो हमारा खेत लेता है अधिया पे, तो वो जो खेती कर रहा है वो हमारे लिए कर रहा है। तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में क्या होगा कि जो हमारा खेत रहेगा पर हम काम कंपनी के लिए कर रहे होंगे उस खेत पे, क्योंकि कंपनी ने हमें पैसा पे कर रहा होगा। तो अब देखिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, अब इसमें एक्सप्लेनेशन देखिए। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक बहुत बड़ी बड़ी कंपनी करेंगी। अगर कुछ अन अनफ्लिक्ट होता है तो क्या एक आम आदमी अंबानी अडानी जैसे पूंजीपतियों के साथ कानूनी लड़ाई लड़ पाने में सक्षम होगा? यहाँ किसान की तरफ से सरकार को कानूनी लड़ाई लड़नी चाहिए थी और केस को किसान सिविल कोर्ट में ले जा सके, ये अधिकार होना चाहिए था, जो कि अभी करंट तक जो बिल है उसमें ये चीजें नहीं दी गई हैं किसान को। दूसरा इनमें जो बोल रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में अभी किसान को ट्रैक्टर ले जाके अपने फसल को सिटी में ले जाके नहीं बेचना पड़ेगा। ठीक है, ये सरकार की ऐसी दलील है। तो आप पहले भी कौन किसान लेके जाके बेचता था? घर में जो सेठ महाजन रहते थे उन्हीं को बुला के और घर पे ही तो वो दे देता था। ठीक है, तो ये अभी आपको इसमें समझना है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ये सिर्फ किसान का नाम दिया गया है, ये ओनली फॉर कंपनी के लिए है। ठीक है, और कंपनी के बेनिफिट के लिए है। किसान को इससे एक भी रुपए का बेनिफिट नहीं होने वाला, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से उल्टा नुकसान ही होने वाला है। तो जो आप एक्सप्रेशन है आप देख सकते हैं। दूसरा इन्होंने जो बिल लाया है, फसल को सरकारी मंडी के साथ साथ दूसरी प्राइवेट मंडी में भी बेचा जा सकता है, पर मिनिमम रेट का कानूनी अधिकार नहीं देने को तैयार है सरकार। सिर्फ लिखित आश्वासन देगी कि वो भी आंदोलन के बाद। अब ये बताइए कि सिर्फ 6% किसान ही सरकारी मंडी में अभी तक बेचते थे, बाकी के किसान जो है तो अपने घर पे ही, गांव के ही सेठ को बुला करके और उससे ही उसको ही बेच देते थे और पैसा ले लेते थे। तो सिर्फ 6% किसानों को ही जो है एमएसपी मिलता था। अब जो सरकार बोल रही है कि आप किसी भी मंडी में बेच सकते हो, तो जब आप यहाँ पर एमएसपी को कानूनी अधिकार ही नहीं दे रहे हैं तो दूसरे मंडी में भी बेच के क्या होने वाला है? हो सकता है 1-2 साल कंपनी ज्यादा दे दे, पर बाद में तो ये मोनोपोली बन जाएगी ना। तो आप किसान की फसल के लिए मिनिमम रेट क्यों नहीं तय कर रहे हैं? किसान मैक्सिमम रेट तो मांग नहीं रहा है। आप ये बोल रहा है, आप बोल रहे हैं कि हमने बिल बनाया है क्रांतिकारी बिल, जिससे किसान को बहुत ज्यादा पैसा मिल जाएगा, बहुत अच्छे दामों में उसकी फसल बिक जाएगी। तो आप बहुत अच्छे में बिक जाएगी तो अच्छी बात है, तो आप जो कम से कम रेट वाला है उसको तो कानूनी अधिकार दे दो। उससे कम में कोई खरीदेगा, चाहे कंपनी खरीदे, तो उस पे सिविल कोर्ट से मुकदमा होगा, सिविल केस दर्ज होगा। आप ये क्यों नहीं कर रहे हैं? तो इसका मतलब ये है कि आप किसानों के लिए नहीं, ये भी आप कंपनी के लिए बना रखे हैं, क्योंकि जो सिस्टम पहले था तो वो था ही। अगर आपने कुछ इसमें एक्स्ट्रा ऐड करना है तो आपने क्या किया? इसमें कुछ ऐड नहीं किया। तीसरा है जरूरी वस्तुओं की जमाखोरी को छूट देना। अब ये मेरे को बताइए, क्या इस क्रांतिकारी जो बिल आया हुआ है इसके पहले क्या किसान अपने घर में जो फसल पैदा होती थे तो क्या उसकी कोई उसको कानूनी बाध्यता थी क्या? वो अपने घर में नहीं रख सकता था पहले क्या?
कि उसको 1 महीने में बेचना रहता था, ऐसा कुछ कानूनी वैधता थी क्या? पहले भी किसान रख सकता था, ठीक है। अब जब किसान रख सकता था पहले भी, अब वो किसान रख क्यों नहीं पाता है? क्योंकि वो जब खेती करता है तो बहुत सारे लोगों से कर्ज लेके रखता है, तो कर्ज को पटाने के लिए उसको बेचना पड़ता है, तभी तो पैसा मिलेगा। और उसके घर में इतना जगह नहीं रहती है वो रख सके, स्टॉक का खर्चा एब्जॉर्ब कर सके, इसलिए किसान बेचता था। तो ये जो जमाखोरी वाला है, तो ये क्या किसान के लिए सरकार ने लाया है? ये कंपनी के लिए लाया है। और इससे जो जमाखोरी वाला है, इससे किसान सफर नहीं, बस नहीं करेगा, पूरी पब्लिक सफर कर जाएगी। जब एक बार कंपनियों ने स्टॉक जमा कर लिया, तो जो चीजें 10 रुपए की रहेगी, उसका रेट 10 गुना ज्यादा रेट भी मिलेगा पब्लिक को। पब्लिक भी इसकी समझना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तीनों बिल मोटा मोटा है, मैंने एक सिंपल लैंग्वेज में समझा दिया। एक है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, मतलब आप अपनी जमीन पे किसी कंपनी के लिए खेती करेंगे। दूसरा है, आप दूसरा जो बिल सरकार ने लाया है कि आप सरकारी मंडी के अलावा भी प्राइवेट मंडी में बेच सकते हैं, दूसरा बिल है। तीसरा बिल है कि आप जो है तो जरूरी वस्तुओं का जमाखोरी या भंडारण कर सकते हैं। अब ये मेरे को बताइए, जो तीनों का तीनों बिल है, इसमें से किसान पहले कौन सा नहीं कर सकता था कि जो अभी उसको नया मिल गया है? तीनों कर सकता था किसान। तो स्पेशल जो इसमें प्रोविजन दिया गया है, इसमें किसान के लिए कहाँ है? ये तो कंपनी के लिए है। अब देखिए इसमें, अब जो इन्होंने किसान के लिए क्रांतिकारी बिल लाया है, ऐसा ऐसा सरकार बोल रही है, ठीक है। और जब किसानों का विरोध हो रहा है, तो आईटी सेल, पार्टी के लीडर और उनको स्ट्रॉन्ग जो सपोर्टर हैं, बिके हुए न्यूज चैनल हैं, सबके सब किसानों के पीछे हाथ धोकर पड़ गए। इतने बड़े आंदोलन की 100 अच्छाई छोड़कर एक गलती को रिपीट टेलीकास्ट करते हैं। जब इतने ताकतवर लोग किसानों को बदनाम करना और आंदोलन तोड़ना चाहते हैं, तो कुछ भी षड्यंत्र कर सकते हैं, खुद अपने ही लोग और चैनल भेजकर, ठीक है। ये सपोर्टर और आईटी सेल वाले मिलकर किसानों पर आरोप लगाते हैं कि ये किसान नहीं खालिस्तानी है, ये मोदी को मारने की बात करते हैं, ये वहाँ पिज्जा खा रहे हैं, ये 1 लाख का फोन यूज करते हैं, ये किसान नहीं हो सकते, ये मोदी का दिया हुआ 6000 क्यों लेते हैं, ये हिंदू लोगों को माँ बहन की गाली दिया, वो जो युवराज सिंह के पिताजी हैं, युवराज सिंह, ठीक है ना। ये शरजील इमाम की रिहाई की मांग कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आप ये देखिए, ये जो सारे मुद्दे हैं, अब ये शरजील इमाम की रिहाई की मांग कर रहे हैं, तो सरकार उनको पकड़ के जेल में डाले ना। अब उसमें 2-4 लोग इतने बड़ा आंदोलन में, कोई भी असामाजिक तत्व अगर घुस के कुछ भी करेगा, तो पूरा किसान को आप गाली दोगे, पूरे किसान को बदनाम करोगे, आप उनको जेल में डालो। जो ऐसे देशद्रोही लोगों की फोटो दिखा रहे हैं, अब उनको जेल में डालो। पर आप 2-4 लोगों की वजह से पूरे किसान को नहीं बोल सकते, क्योंकि ये बिल रियली खराब है। अगर आपको नहीं दिख रहा है, आपके आंखों के सामने नहीं, मतलब विजन क्लियर नहीं है, तो वो गलती आपकी है, आप नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि आपने चीजों को समझना ही नहीं चाहते। और ये जो है, ये इस बिल का जो मैं खिलाफत कर रहा हूँ, इसके बारे में जो बता रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं है। इसके पहले मोदी गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे अच्छे काम भी किए हैं, ठीक है ना। तो उन सारे अच्छे काम, अब कुछ अच्छे काम उन्होंने करना चाहा, अच्छा नहीं हुआ, वो बात अलग है। तो 2-3 चीजें हैं कि जो मैंने मोदी गवर्नमेंट से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता, और बहुत ही मैं इन सब चीजों से नाराज हूँ। पहला जो इन्होंने SC/ST एक्ट बहाल किया था, जो इन्होंने जो उसमें प्रावधान किया, वो बहुत ही गलत किया था, ठीक है। दूसरा, इन्होंने जो बिल गेट्स ने जो कोरोना के लिए जो एक कॉन्स्पिरेसी बोल सकते हैं कि कुछ बोल सकते हैं, जो किया, उसके साथ मोदी जी ने जैसे कंधे से कंधा मिलाया, वो भी मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया मोदी जी का इस तरह से। क्योंकि हम मोदी जी को, हमें एक आइकॉन समझता था, मोदी को सबसे हट के समझता था, तो पर जिस तरह से इन्होंने बिल गेट्स वगैरह के साथ मिलके ये कोरोना का किया, वो बिल्कुल मेरे को एक्सेप्ट नहीं हुआ। तीसरा जो अभी ये है कि जो ये किसान बिल आया है, ये 1% भी अभी करंट में किसान बिल नहीं है, सिर्फ नाम किसान दिया हुआ है। ये टोटल इंडस्ट्री के लिए बिल है, ठीक है ना। अब आप ये देखिए, जो इन्होंने जो ये खालिस्तानी बोलते हैं, और जो युवराज के पिताजी हैं युवराज सिंह, उन्होंने जो गाली दिया, उन्होंने उसके लिए माफी मांगा। पर आप ये लोग क्यों नहीं सोचते कि वो गाली आप पहले दिन के आंदोलन से आप पूरे जो वहाँ के लोग हैं, आप उनको आतंकवादी, पूरा खालिस्तानी बोलने लग गए। किसी को भी गुस्सा आ जाएगा ना। आप कोई 2 भाई लड़ते हैं तो आपस में गाली देते हैं एक दूसरे को, 2 दोस्त तो आपस में लड़ते हैं तो एक दूसरे को गाली दे देते हैं, तो इसका मतलब थोड़ी होता है कि एक दूसरे के दुश्मन हो गए। क्योंकि आप लोग लगातार
इतना उनको खालिस्तानी आतंकवादी लगातार बोला कि किसी के मन में गुस्सा आएगा। अब उनको ऐसा लगने लगा कि जो पूरा ये हिंदू समाज है पूरा ही उनका विरोध कर रहा है, क्योंकि पूरा IT सेल इतना बेहतरीन ढंग से छाया हुआ है सोशल मीडिया में, को लगता है जैसे पूरे हिंदू ही विरोध कर रहे हैं, जबकि गिने चुने कुछ लोग हैं पर पूरे हिंदू समाज को बदनाम करते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है, इसमें पूरे देश के लोग विरोध कर रहे हैं। हाँ, पर जिसको समझ है, जो पार्टी के लेवल से ऊपर उठ के सोच सकता है, आपने वोट दिया है, वोट देने के बाद 5 साल आपको आंख बंद करके नहीं रहना है कि 5 साल आंख बंद कर लिया, 5 साल जगते हुए रहना है, अच्छी चीजों का समर्थन करना है, खराब चीजों का विरोध करना है। आप अगली बार वोट देते समय जाए फिर से वोट दो, वो अलग बात होती है, पर आप ये क्या बात है गलत चीजों को भी सपोर्ट करोगे? तो जो गलत चीजें हैं, अगर सरकार से, ऐसा नहीं सरकार भगवान है, कभी गलती हो जाती है, तो अगर आप लोग बताओगे नहीं उनको तो उनको कैसे फील होगी गलती हो गई है? अब जो भी हो कर दिया, मोदी ने कर दिया, तो आप लोग से ब्लाइंडली सपोर्ट करना है। ठीक है, खालिस्तानी बोलते हैं। अब वहाँ जो आंदोलन कर रहे हैं, कितने वहाँ आर्मी से रिटायर्ड लोग हैं, वो आंदोलन कर रहे हैं, वो आतंकवादी हो गए? और आप बोल रहे हो कि चीन से फंडिंग होती है, पाकिस्तान से फंडिंग होती है, तो आप हमारी जो यहाँ इंटेलिजेंस एजेंसी है वो क्या कर रही है? अगर फंडिंग हो रही है तो इनको किसी को पद में बैठने का अधिकार नहीं है। ठीक है, तो इसके अगेंस्ट में ही देखिए इन्होंने एक वीडियो है, वो एक वीडियो है, आप इसको देखेंगे तो आप थोड़ा समझ सकते हैं। और 5 दिसंबर को आपने तो कुंडली बॉर्डर पे किसानों के धरने को संबोधित करते हुए ये तक कह दिया कि हिंदुओं को गद्दार बता दिया था आपको। क्या आपको लगता नहीं है कि लाइन क्रॉस करी गई? नहीं, वो जो शब्द निकला है उसके लिए मैंने हाथ जोड़कर माफी मांगी है, क्योंकि कई बार आदमी के मुंह से कुछ शब्द निकल जाते हैं, किसी के नेताओं के मुंह से बहुत शब्द निकल जाते हैं, बहुत लोगों के मुंह से कुछ निकल जाता है, और जब आप कहीं गलत होते हैं तो उसकी माफी आपको मांग लेनी चाहिए, जो मैंने मांग ली है और मांगनी भी चाहिए सब दुकान। और मैं जो आप बात कर रहे थे वो बात ये करना चाहता हूँ कि ये जो अगर कोई चीज किसी को पसंद नहीं है, जो हमारे तख्तो-ताज के मालिक होते हैं वो माँ बाप के समान होते हैं, और जो उनकी, हम पहले आर्मी में लड़ते रहे हैं, हमारी 75 साल की उम्र है, हम आर्मी में मेडल मिले हुए हैं, हम आर्मी में गोलियां खाई, आज हम आतंकवादी हैं। हमें आतंकवादी को शिकारा है जो देश के किसान है। जब तक ये मुद्दा खत्म नहीं होगा तब तक हम यहाँ से पैर नहीं उठाएंगे। तो आप आर्मी में रहे हैं? हाँ जी, ये हमारे पास मेडल है, आर्मी के मेडल है। अच्छा, ये आर्मी में रहे हैं और सन 65 के गवर्नमेंट ने मेडल दिए हुए हमें। अब ये देखिए इनके पास मेडल है। फिर से नाम बताइए अपना। देसा सिंह। देसा सिंह, हाँ जी। और पीलीभीत से ये आर्मी से किस सेक्टर में रहे? 31 हैवी मोटर रेजिमेंट, ये हमारा नाम नंबर पर लिखा हुआ। 31 हैवी मोटर रेजिमेंट में रहे और ये इनका मेडल है, और 1965 का मेडल है। 1965 की लड़ाई में आपने हिस्सा लिया? हिस्सा लिया जी खूब। 1965 की भारत पाकिस्तान की लड़ाई में हिस्सा लिया है, फौजी रहे हैं, इनके हाथ में मेडल है। और ये ऐसे ही फौजी जो बाद में किसान बने, फौज से छोड़कर यहाँ धरने पर प्रदर्शन पर बैठे, और भारत सरकार के राज्य मंत्री कहते हैं चीन और पाकिस्तान की शाह मिली हुई है, इन्हें किसान के बजाय खालिस्तानी मानते हैं। ये मेडल दिखा रहे हैं। क्या इनकी देशभक्ति, क्या इन्हें सरहद पर जो इन्होंने मुकाबला किया दुश्मनों से, क्या इन्हें भी देशभक्ति साबित करनी पड़ेगी आज के दौर में? यही मेडल दिखाकर ये सवाल पूछ रहे हैं। और आप सब लोग जो किसानों में देशद्रोही खोजते हैं, खालिस्तानी खोजते हैं, देश के दुश्मन खोजते हैं, इनके मेडल को और इनके चेहरे को गौर से जरूर देखिएगा। आप कितने साल रहे फौज में? ये लीजिए हाथ में, सम्मान करता हूँ, सलाम करता हूँ आपको। कितने साल रहे फौज में? उन्होंने ये कहा सबसे पहले कि ये खालिस्तानी है। चलिए हमने मान लिया हम खालिस्तानी थे, तो वहाँ क्यों बुला रहा है? अपने दरबार में क्यों बुला रहा खालिस्तानियों को? वो फेल हो गया। उसके बाद अब क्या मुद्दा ला रहे? ये तो चीन से फंडिंग हो रही है, पाकिस्तान से फंडिंग हो रही है। मैं ये मंत्री ने कहा कि आंदोलन, मैं यही तो कह रहा हूँ, चीन और पाकिस्तान का। अब बताइए कहाँ है मोदी? कहाँ है मोदी? पीछे बताइए। रुकिए, अगर इस देश का देश का मंत्री, कैबिनेट मंत्री ये कहता है कि ये चीन से फंडिंग हो रही है, पाकिस्तान से फंडिंग हो रही है, इस देश की सेना मोदी जी आपके हाथ में,
RBI आपके हाथ में, CBI, ED वगैरह सब आपके हाथ में है। तो सुबह से शाम, आज शाम तब होनी चाहिए जब इस देश का गृह मंत्री, इस देश की निर्मला सीतारमण जो वो है वित्त मंत्री, और इस देश का प्रधानमंत्री, तीनों को इस्तीफा दे करके और जमुना में डूब के मर जाना चाहिए। उनके देश में फंडिंग आ कैसे गई है? भारतीय किसान यूनियन आ कैसे गई? अगर मेरे घर में चोरी का माल आ गया तो मुझे मुखिया होने के नाते अपनी गर्दन कटा देनी चाहिए। इसमें आ कैसे गया? और आया तो अभी तक एक दो पकड़ा क्यों नहीं? और दूसरी चीज ये मैं बताता हूँ सही तरीके से, जो ये कृषि कानून आया, ये आया सितंबर में और अगस्त, सितंबर को 20 सितंबर में आया, महीना बता रहा हूँ, सितंबर में आया और अगस्त में अडानी और अंबानी के गोदाम बनने शुरू हो गए। जब कानून ही नहीं था तो उन्हें कैसे पता चला कि इस देश में ऐसा आएगा? तो ये मोदी जी जो हैं सिर्फ अडानी और अंबानी के दलाल हैं, दलाल का नाम लो, मोदी जी का नाम लो। ठीक है दोस्तों, तो आपने अभी देखा, आपको मैंने एक वीडियो भी दिखाया। तो अभी हमको जो है, तो ऐसा नहीं है कि हमने एक बार वोट दे दिया तो हम जिस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं तो हमको ब्लाइंड हो जाना है। ठीक है, हमको अच्छी चीजों को समर्थन करना है, गलत चीजों को सरकार को बताना है और अगली बार फिर से वोट मोदी को ही देना है। पर गलत ऐसा नहीं है कि गलत चीजों को बताना ही हम बंद कर दें और ब्लाइंड सपोर्ट करना चालू कर दें। ठीक है, ये हमारे आपसे यही अपील है कि आप इसको पॉलिटिकल मुद्दा मत बनाइए। WTO का एग्रीमेंट हुआ था 1993 में, जो कांग्रेस गवर्नमेंट ने किया था, उसका ही सब दबाव है कि जो सब ऐसे बिल आ रहे हैं। तो इसलिए आप लोगों का विरोध जरूरी है, पर पहले आप समझिए तब विरोध करिए, ऐसा नहीं है। पर ब्लाइंडली कुछ भी मत बोलिए कि ये है वो है, ये ऐसा नहीं, किसी प्रदेश का विरोध नहीं है, पूरे देश के किसान और आम जनता का विरोध है। अब ये आम जनता समझ नहीं पा रही है, उसकी गलती है कि उसके लिए कैसे भी नुकसानदायक होने वाला है। तो ठीक है दोस्तों, बाकी आप अपने हिसाब से जैसा आपको लगे आप करिए। एक जो जितना मैंने जानकारी कलेक्ट किया वो आपको एक बताने के लिए मैं ये वीडियो बनाया। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।